जब भी मिडिल ऑर्डर का जिक्र होता है तो माइंड में एक सॉलिड वेल टेक्निक बल्लेबाजों की इमेज सामने आती है, जिनके सर बैटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी इनिंग्स को एंकर करना। लास्ट डेकेड में तकरीबन हर एक टीम के पास ही स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर मौजूद था, जिनके दम पर उस टीम की बेस खड़ी थी। और उसी फेज में पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये जिम्मेदारी एक लंबे अरसे के लिए उठाई हुई थी दो ऐसे सीनियर प्लेयर्स ने जो न सिर्फ रिलायबल थे बल्कि कंसिस्टेंटली टीम के लिए परफॉर्म भी करते रहे। मैं बात कर रहा हूँ दो एक्सपीरियंस के पहाड़ मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक की। एक को उसकी बैटिंग में एलिगेंसी देखकर प्रोफेसर कहा जाता था, तो दूसरा भी अपनी काम नेचर और मैच फिनिशिंग एबिलिटी की वजह से जाना जाता था। पाकिस्तान के दो अनसंग ग्रेट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिनकी प्रेजेंस टीम को प्रेशर से निकालकर उसके स्कोर कार्ड को रुकने नहीं देती थी। आज इनका कैरियर बाकी प्लेयर्स की तरह ग्लैमरस तो नहीं है, लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी तब टीम का बैकबोन बन चुकी थी। और आज इनकी रिटायरमेंट के बाद मिडिल ऑर्डर में जो गैप पैदा हो गया है वो अभी तक प्रॉपर्ली फिल नहीं हो सका, जो कि फिर इस टीम का सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी बन गया, जिसकी वजह से पास के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को मार खाना पड़ी। क्योंकि आफ्टर बाबर एंड रिजवान पीछे कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं होता था जिस पर रिलाय किया जा सके। और जो प्रॉब्लम एंड सवाल 2021 के वर्ल्ड कप में इनके जाने के बाद खड़ा हुआ था, उसका अभी तक कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल सका। सो लेट्स फाइंड आउट इनके जाने के बाद कैसे इस मिडिल ऑर्डर का फ्यूचर इतना अनसर्टेन हो गया। क्रिकेट में कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो ग्लैमरस तो नहीं होते, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी टीम का बैकबोन बन जाती है। मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक तो ऐसे ही नाम जिन्होंने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को कई सालों तक संभाले रखा और अंडर प्रेशर मोमेंट्स में परफॉर्म करके टीम को जीत दिलवाते रहे। आज शायद इनका नाम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स में तो नहीं आता, लेकिन जो इंपॉर्टेंस इस प्लेयर की टीम में 2010 के डेकेड में थी वो एक पाकिस्तानी ही समझ सकता है। इनके कई मैच विनिंग नॉक्स है जिनको हम आज भी याद करते हैं, जैसे हफीज का चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 37 बॉल्स पर 57 रन्स का कैमियो, जिसकी वजह से टीम 338 रन्स का टोटल बना पाई। इसी तरह शुएब मलिक का 2018 के एशिया कप में अगेंस्ट अफगानिस्तान एक हारा हुआ मैच पाकिस्तान को जितवा देना उनके कैरियर के इंपॉर्टेंट नोक्स में से आते हैं। अगर इस वेटरन डुओ के कैरियर की बात करें तो शुएब मलिक इज मोर एक्सपीरियंस देन मोहम्मद हफीज। मलिक के कैरियर का आगाज होता है साल 1999 में एज एन ऑफ स्पिन बॉलर, जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के एक ओडीआई मैच में मलिक ने इंजर्ड सकलैन मुश्ताक को रिप्लेस किया था। प्राइमली मलिक को टीम में इसलिए लाया गया था कि आफ्टर सकलैन मुश्ताक टीम को स्पिन डिपार्टमेंट में उनकी एक अच्छी रिप्लेसमेंट मिल सके, जो कि स्टार्टिंग में पूरी होती भी नजर आई, क्योंकि अपनी डेब्यू सीरीज में ही मलिक विद 9 विकेट्स उस सीरीज के सेकंड हाईएस्ट विकेट बने। लेकिन उनकी ये डिलाइट थोड़े अरसे के लिए ही रहने वाली थी, क्योंकि ही वाज़न्ट अ ग्रेट टर्नर ऑफ द बॉल। सिर्फ एक्यूरेसी और वेरिएशंस इन पेस के साथ उस लाइनअप में ज्यादा देर गुजारा नहीं हो सकता था, जिसमें वेटरन्स लाइक मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक के साथ साथ एक यंग राइजिंग टैलेंट दानिश किनेरिया जैसे स्पिनर्स मौजूद थे। और मलिक के साथ यही चीज होती है कि आफ्टर 2001 उनकी लैक ऑफ स्किल्स की वजह से वो टीम में इन एंड आउट होने लगते हैं। और 2002-03 वो टाइम पीरियड बनता है जब उन्हें टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद मलिक को भी आइडिया हो गया था कि अगर टीम में सरवाइव करना है तो सिर्फ बॉलिंग पे ही डिपेंड नहीं किया जा सकता, जिसके बाद मलिक का ट्रांसफॉर्मेशन एरा शुरू होता है। एंड अराउंड 2004 मलिक एज अ बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर सामने आते हैं। और इसी टाइम पीरियड के दौरान मोहम्मद हफीज की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री हो गई थी, जब 2003 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे मोहम्मद हफीज अपना ओडीआई डेब्यू करते हैं। स्टार्टिंग में हफीज को एक प्रोमिसिंग टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर देखा गया, जिसकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग थी और शॉट्स भी नीट थे, लेकिन ये एलिगेंसी तभी अच्छी लगती है जब आपकी इनिंग्स भी इम्पैक्टफुल हो। लेकिन जो प्रॉब्लम हफीज के साथ था वो ये कि वो एक अच्छे स्टार्ट को लंबी बारी में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से सिलेक्टर्स का जल्द ही उनसे भरोसा उठ गया। एंड आफ्टर इस डिजास्टर 2007 टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन हफीज को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस टाइम में शुएब मलिक ने खुद को एक रिलायबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर कन्वर्ट कर लिया था। 2004 के बाद तो शुएब मलिक टीम का रेगुलर पार्ट बन चुके थे, और अगर ये कहा जाए कि 2009 तक उनका ये गोल्डन पीरियड था इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस तो गलत ना होगा। ही वाज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग एट मिडिल ऑर्डर, स्पेशली उन दिनों में अगेंस्ट इंडिया वो एक अलग बीस्ट ही नजर आते थे। उनकी इसी हॉट फॉर्म को लेकर 2007 में उन्हें कैप्टनसी भी मिल गई, लेकिन फिर उसी साल के टी20 वर्ल्ड कप में अनलकी रहने के बाद, जिस पर मेरी एक प्रॉपर वीडियो भी है, सो इसके बाद डू मेक श्योर टू चेक इट आउट। उस वर्ल्ड कप में अनलकी रहने के बाद तकरीबन एक साल के बाद ही उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया जाता है। और फिर 2009 के वर्ल्ड कप के बाद
इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से मलिक टीम से बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 2011 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन फिर 2012 वो ईयर बना जब मिडिल ऑर्डर में उस प्लेयर की बुनियाद डलती है जो उस डेकेड में टीम के मिडिल ऑर्डर के सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर्स साबित होने वाले थे, जिसके बाद फिर ये दोनों ग्रेजुअली पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के बैकबोन बन गए। 2012 से लेकर 16 तक का वक्त पाकिस्तान की बैटिंग के लिए सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहा था। टॉप ऑर्डर फ्रीक्वेंटली कोलैप्स होता था और नए प्लेयर्स भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये दो प्लेयर्स तब बैटिंग में स्टेबिलिटी लेकर आए। इस पीरियड में हफीज ने अपने रोल को क्लियरली डिफाइन कर लिया था। ओपनिंग से वो वन डाउन पर शिफ्ट हो गए, जहां उनका काम कंट्रोल एग्रेशन के साथ इनिंग्स को बिल्ड करना होता था। आज हम सब रिलाय करते हैं बाबर आजम पर, लेकिन एक टाइम था जब ये स्पोर्ट मोहम्मद हफीज ने संभाला हुआ था। जहां बाकी सभी प्लेयर्स फेल होते थे तब हफीज ही स्कोर कार्ड को लेकर चलते थे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वेपन था उनके पास, जो कि आजकल टीम में मिसिंग भी है, वो थी उनकी बॉलिंग स्किल्स। एक रिलायबल बैट्समैन के साथ ही वो ग्रेट पार्ट टाइम बॉलर भी, बल्कि उस टाइम पीरियड में तो वो एक स्ट्राइकिंग बॉलर बन चुके थे, जिसका काम ही होता था मिडिल ओवर्स में आकर ब्रेक थ्रू दिलवाना और 8 से 10 टाइडी ओवर्स डालकर स्कोर को रोकना। एंड लेफ्ट हैंड बैटर्स के लिए तो वो मौत साबित होते थे। कोई लेफ्टी आता था तो हफीज को ही ओवर दिया जाता था, जिसके बाद हफीज का उसकी विकेट लेना तो गारंटी होता था। उस फेज के दौरान तो हफीज, सईद अजमल और शाहिद अफरीदी के ट्रियो ने कई मैचेस जितवा कर दिए हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज व्हाइट बॉल में स्पेशली नो इस टीम में ऐसे क्वालिटी बैटिंग ऑलराउंडर्स की कमी है जो पास की तरह बैटिंग के साथ बॉल से भी मैच चेंज करने की एबिलिटी रखते हो। जहां 2012 से लेकर 15 तक हफीज नंबर 3, नंबर 4 के लिए फर्स्ट चॉइस बैट्समैन बन चुके थे, लेकिन वहीं शुएब मलिक के लिए ये कुछ साल पैची ही रहे। टीम में उनका इन एंड आउट लगा हुआ था, बस एक T20 फॉर्मेट था जहां वो थोड़े कंसिस्टेंट थे। बट इट वाज अंटिल 2015 जब टीम में उनकी परमानेंट वापसी होती है, जब अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड लाहौर सेंचुरी स्कोर करके वो अपना कमबैक करते हैं। 100 for Shoaib Malik, much needed. He's got all the talent. इसके बाद फिर शुएब मलिक भी ओडीआई सेटअप के कोर प्लेयर बन चुके थे, लेकिन फिर 2016 में डिस्पाइट इन दोनों की अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद ओवरऑल टीम के लिए वो साल स्ट्रगलिंग साबित हुआ। लेकिन फिर जब 2017 में पाकिस्तान क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें लीडरशिप चेंज हुई और डोमेस्टिक के यंग टैलेंट को टीम में लाया गया, तो उस फेज में इन दो सीनियर प्लेयर्स का बहुत ज्यादा वाइटल रोल था, क्योंकि एक नई टीम थी जिसमें इन दोनों ने फ्रंट से लीड किया और टीम में इन वाइडली एक्सपीरियंस प्लेयर्स की वजह से यंग प्लेयर्स का भी काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था और एक ऐसा बैलेंस स्क्वाड सेट हो गया जो कि रीसेंट टाइम्स में टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड भी था। एंड ऊपर से उस फेज में यूनिटी ऐसी बन चुकी थी जो कि उससे पहले शायद ही कभी पाकिस्तानी टीम में दिखी हो। 2017 जब शुरू हुआ तो ये साल न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए मेमोरेबल होने वाला था, बल्कि साथ ही मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक जैसे प्लेयर्स के लिए भी एक लेगेसी डिफाइनिंग मोमेंट बनने वाला था। जब उसी साल पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया, वी ऑल नो कि कैसे उस टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान को कोई भाव ही नहीं दिया जा रहा था, बिकॉज वी वर एट नंबर 8 एट दैट टाइम इन ओडीआईज। बट फिर उस टूर्नामेंट में एक अंडरडॉग स्टोरी रिटर्न हुई एंड पाकिस्तान वो टूर्नामेंट जीत जाता है। इस टूर्नामेंट में शुएब मलिक तो कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, लेकिन मोहम्मद हफीज ने जरूर आउटशाइन किया और टूर्नामेंट की दो बड़ी गेम सेमीफाइनल और फाइनल में दो इंपॉर्टेंट नॉक्स खेले, जो कि पाकिस्तान को वो मैचेस जितवाने में क्रूशियल साबित हुए थे। लेकिन आज भी हफीज को वैसी अप्रिसिएशन नहीं मिल पाई जो वो डिजर्व करते थे। वेल, इस टूर्नामेंट के बाद से लेकर इनकी रिटायरमेंट तक का फेज इन दोनों प्लेयर्स के लिए कंसिस्टेंसी का था। इन चंद सालों में ये टीम के मेन प्लेयर्स बन चुके थे। अगर टॉप ऑर्डर से फखर जमान, इमाम उल हक या बाबर आजम में से कोई भी फेल होता था तो ये दोनों स्कोर कार्ड को संभाल लेते थे। इस फेज में भी इनके कई मैच विनिंग नॉक्स आए। 2018 में मलिक की एशिया कप में अगेंस्ट अफगानिस्तान इनिंग्स, जहां सुपर 4 में ऑलमोस्ट पाकिस्तान मैच हार चुका था, लेकिन फिर मलिक ने कामली उस मैच को फिनिश करके दिखाया। जबकि दूसरी तरफ हफीज अपने लास्ट ईयर्स में एक टोटली डिफरेंट प्लेयर बन चुके थे। इनका स्ट्राइक रेट, एवरेज सब बूस्ट अप कर चुकी थी। पोस्ट 2017 फिर ये दोनों ऑलमोस्ट हर सीरीज में ही परफॉर्म करके दे रहे थे, फिर वो चाहे यूएई की कंडीशंस में हो, न्यूजीलैंड हो या साउथ अफ्रीका टूर। और ये सिलसिला चलता रहता है कि इवन 2019 का वर्ल्ड कप आ गया, इन दोनों का ओडीआईज में लास्ट डांस। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान एक सॉलिड कॉम्बिनेशन के साथ उतरा था और सबको टीम से काफी एक्सपेक्टेशंस भी थी। और इस वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स को भी हराती है। बट ड्यूरिंग दैट टूर्नामेंट पाकिस्तान मोमेंटम को लेट पकड़ता है, जिसका नुकसान ये हुआ कि एट द एंड पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन के लिए अनलकी रहा और सिर्फ एक पॉइंट से टीम सेमीफाइनल की स्पोर्ट से बाहर हो जाती है। लेकिन अपने लास्ट वर्ल्ड कप में भी हफीज टीम के लिए सेवियर ही बने। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने मिडिल ओवर्स में
इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और 8 इनिंग्स में 253 रन के साथ अपने लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप का एंड करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शुएब मलिक के लिए उनका लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप एक डिजास्टर था। सिर्फ 3 मैचेस खेलकर 4 रन स्कोर किए, जिसमें से 2 में तो उन्हें डक पर आउट होना पड़ा था, जिस पुअर फॉर्म की वजह से उन्हें साइड लाइन्स पर भी बैठना पड़ा था और उसी वर्ल्ड कप के बाद वो ओडीआई से रिटायर हो गए। हफीज को भी डिस्पाइट उनकी इस वर्ल्ड कप में सॉलिड परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी ओडीआई की टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इसके बाद ये दोनों टी20 खेलते रहे एंड मोहम्मद हफीज इन दोज इयर्स वो सो गुड एट टी20 के साल 2020 में हफीज 88 की एवरेज के साथ 415 रन स्कोर करते हैं और 2020 की टी20 आईएस के हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने। उनकी इंग्लैंड टूर की परफॉर्मेंसेस एक्सेप्शनल थी, जिसके बाद फिर न्यूजीलैंड टूर में भी हफीज की परफॉर्मेंस टॉप नॉच रही और उस टूर में तो हफीज ने बाबर की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया था। मलिक भी 2020 तक टी20 खेलते रहे, लेकिन एक बार फिर वो टीम से ड्रॉप कर दिए गए। लेकिन फिर उनकी वापसी होती है साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में। इनिशियली तो उन्हें स्क्वाड का पार्ट ही नहीं बनाया गया था, लेकिन फिर कोई वर्ल्ड कप सर पर हो और उससे पहले पाकिस्तानी टीम उसके स्क्वाड में ब्लंडर्स ना करे। हाउ इज दैट पॉसिबल? और यही चीज उस वर्ल्ड कप में भी हुई, जब आउट ऑफ नोवेयर कुछ ऐसे प्लेयर्स शामिल कर लिए गए जो कि स्क्वाड में होना डिजर्व ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से पब्लिक प्रेशर बढ़ा और उन नामों को रिप्लेस कर दिया गया और मलिक की ऐसे टीम में वापसी हुई, जो कि डिजर्विंग भी थे क्योंकि उस साल के नेशनल टी20 कप के वो टॉप परफॉर्मर भी थे। जिसके बाद फिर शुएब मलिक 4 डिफरेंट डेकेड्स में खेलने वाले ओनली क्रिकेटर भी बन गए। 2021 का टी20 वर्ल्ड कप इस वेटरन डुओ का लास्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट साबित हुआ, जहां एक तरफ इस पूरे वर्ल्ड कप का स्टेज बाबर और रिजवान ने लाइट अप किया हुआ था, लेकिन वहीं इन दोनों प्लेयर्स की टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस भी काफी वैल्यूएबल थी। और उस वर्ल्ड कप का हार्ट ब्रेकिंग सेमीफाइनल वो मैच बना जब ये दोनों आखिरी बार ग्रीन शर्ट में नजर आए, जिसके बाद फिर साइलेंटली इन दोनों को टीम से दूर कर दिया गया। इस वर्ल्ड कप के बाद ना ही हफीज पीसीबी के प्लान्स में शामिल थे और ना ही मलिक। जनवरी 2022 में हफीज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं, जबकि मलिक ने भी इवेंचुअली अपनी अवेलेबिलिटी मेंशन करना बंद कर दी थी और इस तरह से तकरीबन 2 डेकेड्स तक टीम के कोर प्लेयर्स बने रहने के बाद ये दोनों खामोशी से क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जरूर क्राइसिस में घिर गया और इन रिसेंट सालों में हम न जाने मिडिल में कितने प्लेयर्स ट्राई कर चुके हैं, कभी खुशदिल की शक्ल में, कभी इफ्तिखार, आसिफ और इवन शादाब खान को भी नंबर 4 पर खिलाया गया, लेकिन किसी में भी वो मैच्योरिटी, टेम्परामेंट और स्टेबिलिटी नहीं थी जो हफीज और मलिक प्रोवाइड करते थे। और टीम का हाल ये बन चुका था कि टॉप ऑर्डर पर बाबर रिजवान तो परफॉर्म करते थे, लेकिन अगर जिस किसी मैच में ये आउट हो जाते तो मिडिल ओवर्स में स्कोरिंग का टेम्पो गिर जाता और इवेंचुअली पूरी टीम ही कोलैप्स कर जाती थी, जो सबसे बड़ी वजह भी बनी है बाबर और रिजवान की गेम खराब होने में, कि उनके ऊपर एक्सट्रीम बर्डन आ चुका था। पोस्ट 2022 तो पाकिस्तान की ओडीआई और टी20 बैटिंग मिडिल ऑर्डर कोलैप्स का मरकज बन चुकी थी। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की बात करें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ तो वो ओडीआई था, क्योंकि हफीज और मलिक तो इस फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट थे और इनके जाने के बाद इस फॉर्मेट में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं आया जो उनकी तरह प्रेशर को हैंडल करके टीम को क्लैप से निकाल पाए। 2023 का वर्ल्ड कप और हालिया चैंपियंस ट्रॉफी इसकी प्राइम एग्जांपल है। हमारे पास ओडीआई खेलने वाले प्लेयर्स ही नहीं थे। यहाँ मैं सलमान आगा की बात नहीं कर रहा, बिकॉज आज की उसकी गेम लास्ट के उसके 1-2 ईयर से टोटली बदल चुकी है। ही रियली इम्प्रूव्ड हिम अ लॉट। वेल, अगर इसे कंक्लूड करें तो ये डुओ पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का वो एक्सिस था जिस पर बैटिंग का पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ था। अगर टॉप ऑर्डर फेल होता भी था, जो कि उस फेज में बिल्कुल कॉमन था, तो यही दो इंक्लूडिंग मिसबा वगैरह आकर बैटिंग को स्टेबिलिटी देते थे और स्कोर कार्ड को चलाते थे। और इसे फिर मैनेजमेंट की भी नाअहली कह सकते हैं कि हम इसी कैलिबर के प्लेयर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए जो इनके छोड़े हुए रोल को अडॉप्ट कर पाते हैं। और मलिक हफीज ट्रूली अनसंग हीरोज थे, जो ना ही हेडलाइंस में आए और ना ही उनका कोई प्रॉपर फेयरवेल हुआ, लेकिन उनकी सर्विसेज थी जो पाकिस्तान की टीम का फाउंडेशन बनी। और आज सिर्फ एक ट्रू पाकिस्तानी क्रिकेट फैन उनकी टीम में इंपॉर्टेंस को याद रखता है।